अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौसम है। आपकी अदालत में आज हम पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो आजकल कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेताओं के निशाने पर है। राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह एक ही लीडर के बारे में बार बार बात करते हैं। प्लीज वेलकम इस समय की सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर उमा भारती। और आपकी अदालत में उमा भारती पर आज के इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है भास्कर ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के संपादक श्रवण गर्ग को। श्रवण गर्ग, और आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज श्रवण गर्ग की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। और उमा जी, ये मुकदमा शुरू करें आज का खास, इससे पहले एक पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड है जिस पर एक नजर डालेंगे हम आज का मुकदमा शुरू करने से पहले। बीजेपी की तेज तर्रार नेता उमा भारती एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मध्य प्रदेश की सियासत का मुंह छोड़कर उमा भारती बुंदेलखंड की चरखारी विधानसभा से मैदान में उतरी हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी उमा भारती को यूपी में मुख्यमंत्री के दावेदारों में से एक मानते हैं। उमा भारती के मैदान में उतरने से बुंदेलखंड में कांग्रेस के समीकरण बिगड़ गए हैं। ये वो इलाका है जहां राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा जोर लगाया था। अब चुनाव का समय हुआ, 15 दिन बचे हैं, आ गए। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने उमा भारती को निशाना बनाया है, लेकिन उमा भारती पर जितने हमले होते हैं वो उतनी ही ज्यादा आक्रामक होकर सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश में उमा भारती बीजेपी का ट्रम्प कार्ड हैं। उमा भारती के सहारे पार्टी यूपी में फिर से पांव जमाना चाहती है। अगर उमा भारती यूपी में बीजेपी को ज्यादा सीटें दिलवा पाई तो उनका पुराना जलवा भी लौट आएगा। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बीजेपी के नेता उमा भारती पर। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर उमा भारती पर आरोप है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में आउटसाइडर हैं। उमा जी, ये आरोप पिछले 3 दिन से राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सावधान रहे, उमा भारती मध्य प्रदेश से भागकर ही आई हैं और चुनाव खत्म हो जाएगा फिर गायब हो जाएंगी। ये राहुल के अलावा अगर उत्तर प्रदेश का कोई दूसरी पार्टी का नेता बोलता तो थोड़ी देर के लिए हम सोच सकते थे कि वो क्यों बोल रहा है, लेकिन जिनकी माँ का मायका इटली में हो और वो इटली से भाग करके यहाँ आई हैं, कम से कम राहुल को मेरे बारे में तो बोलने में सावधानी रखनी चाहिए थी। मैं मानती हूँ कि सोनिया गांधी जी अब भारतीय नागरिक हो गई हैं, लेकिन इस सच्चाई को तो वो इस जीवन में नहीं नकार पाएंगी कि वो इटली से आई हैं और उनका जन्म इटली में हुआ, इटली में उनका मायका है। मेरा नाम उमा भारती है, मेरे साथ भारत जुड़ा हुआ है पूरा। उमा जी, जब बुंदेलखंड में लोग सुसाइड कर रहे थे, जब यहाँ गरीब लोग रो रहे थे अपने दुख से, तब उमा भारती कहाँ थी? तब तो राहुल गांधी उनके पास गए थे। मैं आपकी अदालत में एक बात बताना चाहती हूँ कि नेहरू गांधी परिवार की एक विशेषता है कि ये दूसरे के बारे में ना तो पढ़ते हैं और ना दूसरे के बारे में जानते हैं। ये इतने अपने आप में डूबे हुए लोग हैं जिनको अंग्रेजी में सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलते हैं। ये अपने ही प्रेम में डूबे हुए लोग हैं। इनको ये नहीं पता है कि दुनिया में क्या होता है। इनको ये नहीं पता है कि बुंदेलखंड के घर घर में मुझे बेटी की तरह स्वीकार किया गया और 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी बराबर माना जाता है। उनको ये भी नहीं मालूम। लेकिन ये तो उमा जी सच है कि राहुल गांधी पिछले कई महीनों में बार बार बुंदेलखंड गए, वहां के लोगों से मिले, गरीब लोगों के घर में रहे, प्रधानमंत्री से उनके लिए 3000 करोड़ का पैकेज उन्होंने करवाया। पैकेज गया है तो दलालों की जेब में गया होगा, गरीबों के पेट में पैकेज नहीं गया है। जो हजारों करोड़ रुपया वहां पहुंचा है तो दलालों की जेब में गया है। अगर वो
गरीबों के पेट में गया होता तो वो लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए ना आते। दूसरा, मुझे राहुल गांधी से ये भी कहना है कि तुम बुंदेलखंड के लोगों के घर में जाके पकौड़ियाँ खाओगे, इससे उनकी हालत नहीं सुधरेगी। वो जब तुम्हारे घर में पकौड़ियाँ खाएंगे तब उनकी हालत सुधरेगी। दिग्विजय सिंह आपके पुराने साथी हैं, उन्होंने कहा कि उमा भारती जहां जाती है वहां का कबाड़ा कर देती हैं, अब यूपी का भी करेंगी। हाँ, वो एक शब्द बीच में से गायब कर दिया, कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में बताइए मैंने किसका कबाड़ा किया? कांग्रेस का। बिहार में थोड़ी बहुत कांग्रेस थी, वो पिछले चुनाव में वो भी साफ हो गई जब मैं बिहार का प्रभारी बना के भेजी गई। उत्तर प्रदेश में भी दादा भाई को बिल्कुल वैसे ही हालत कर दूंगी जैसे बिहार में दिग्विजय सिंह जी को दादा भाई कहती हूँ, बड़ा भाई कहती हूँ, और उनका वही हाल हो जाएगा जो बिहार में हुआ था। ढूंढे नहीं मिलना उनको। आपने कहा कि भुआ हूं मैं राहुल गांधी की वो मेरे भतीजे हैं। प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि भुआ के रूप में तो पूतना पैदा हुई थी जिसने अपने भतीजों को मारने की कोशिश की थी, तो उमा भारती ऐसा रोल प्ले ना करें। जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता होगा, लेकिन इन्होंने इतनी हल्की बात कही है कि आपको उस आदमी का नाम आपने यहाँ लेकर के आपकी अदालत का अपमान किया है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि पूतना तो बुआ थी, उस बेचारे को ये नहीं मालूम है कि राहुल के साथ मुझे जोड़ा और ये कहा कि राहुल जो हैं वो बालक हैं और पूतना जो बुआ थी उसने अपने भतीजे को मारने की कोशिश की थी। उनको ये नहीं मालूम है कि पूतना जो थी वो कृष्ण की मौसी थी। इसलिए अगर राहुल को किसी से खतरा होगा तो इटली में बैठी हुई किसी मौसी से होगा, भारत में बैठी हुई बुआ से नहीं होगा। उमा जी, क्या बात है कि जब से आपने उत्तर प्रदेश में अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर किया, जब से डिक्लेयर किया कि आप उम्मीदवार हैं, असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगी, तब से एक के बाद एक राहुल गांधी का जिक्र किया, दिग्विजय सिंह का जिक्र मैंने किया, प्रमोद तिवारी का किया, रीटा बहुगुणा ने बयान दिया, राशिद अवली ने बयान दिया, अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान दिया, सब आपके पीछे पड़ गए। उसका कारण यह है कि कांग्रेस को यह लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के सहारे वो दोबारा अपनी नैया पार करेंगे और इसलिए उनको पहले ये आशा थी कि उत्तर प्रदेश में वो एक बड़ी जगह बना सकते हैं। मेरे आने के बाद में इनकी पूरी की पूरी असलियत खुल गई है। मैंने लोगों के बीच में इनकी असलियत खोल दी। इनने बुंदेलखंड के पैकेज की बात की, जबकि बुंदेलखंड के पूरे मजदूर यहाँ पर दिल्ली में है अभी, वो पोल खुल गई। मैंने वहाँ पैकेज ढूंढने की कोशिश की कि पैकेज कहाँ गया, वो मुझे मिला नहीं है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की बात की, इनने पिछड़ी जातियों के आरक्षण का हिस्सा मार दिया, वो भी ठीक चुनाव से पहले मार दिया। के कारण अब इनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और 2014 में केंद्र में भी ये साफ हो जाएंगे। बस इसी डर से अब ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो ये तो सही है कि इनको मेरे से खतरा तो है और इस कारण से अब ये मेरे पीछे पड़ गए। लेकिन उनकी ये बात तो सही है कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आई हैं और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के नेता हैं वो आपको नहीं चाहते वहां पर, इसलिए वहां से भाग के आना पड़ा। अब मध्य प्रदेश के नेता मुझे चाहते हैं कि नहीं, ये तो आपको मध्य प्रदेश के नेताओं को आपकी अदालत में ला करके पूछना पड़ेगा, भाजपा के नेताओं को। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रही हूं कि मुझे मध्य प्रदेश में चुनौती दी गई थी तो वहां मैंने कांग्रेस को धूल चटाई थी, यहाँ मुझे चुनौती दी गई तो संयोग से यहाँ भी पहला घूसा खाने के लिए कांग्रेस ही सामने आ गई है। मेरी मजबूरी है कि वो मेरे सामने पहले आ गए, जबकि हमको तो मुकाबला बीएसपी से करना है। और मैं तो इस बात के लिए, मैं सच बताती हूँ, मैं गौरवान्वित अनुभव करती हूँ कि भगवान ने मेरे जैसे बुद्धू इंसान को, मैं अपने आप को बहुत बुद्धू समझती हूँ, मेरे जैसे बुद्धू इंसान को, बातों से तो बिल्कुल बुद्धू नहीं लग रही है। नहीं, सच नहीं। मुझे लगता है भगवान ने मेरे जैसे बुद्धू इंसान को इस लायक बनाया है कि मैं मध्य प्रदेश में भी भाजपा को सत्ता में ला सकती हूँ और उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में ला सकती हूँ। मतलब मेरा भारतीय नाम सार्थक हो गया इस बात से। उमा जी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े बड़े नेता हैं, तो फिर एक और नेता को इंपोर्ट करके लाने की जरूरत क्या थी? मैं उत्तर प्रदेश में नेता के तौर पे नहीं लाई गई हूँ। उत्तर प्रदेश में नेताओं का अभाव नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। मुझे उत्तर प्रदेश में एक चौकीदार के तौर पर, एक संतरी के तौर पर लाया गया है और मुझे इसके लिए लाया गया है कि मैं इस बात को सुनिश्चित करूँ कि सभी राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के अभी तक की मेरी उत्तर प्रदेश की एक पृष्ठभूमि रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के जो भी नेता हैं उन सभी लोगों ने मुझे कभी अपने से अलग समझा ही नहीं, उन्हें मुझसे कोई समस्या है ही नहीं। मैं तो उनके बीच में ऐसे आ गई हूँ जैसे उनमें थोड़ा और इजाफा हो जाए, उनकी शक्ति और बढ़ जाए, उनकी ऊर्जा और बढ़ जाए, इसी के लिए मैं वहाँ पे आई हूँ। उनकी शक्ति को, उसको मेरे आने से उनकी शक्ति को कम करके मत आंकिए, मेरे आने से मेरी शक्ति को ज़्यादा करके आंकिए। उमा जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको इसलिए उत्तर प्रदेश लाया गया है क्योंकि लोध राजपूतों के वोट बीजेपी को चाहिए और जो मेरे पास डिटेल्स हैं, बबीना में 35,000 लोध हैं, गरौडा में 50,000 हैं, मारौनी में 65,000 हैं, ललितपुर में 30,000 हैं,
चरखारी और राठ में 60-60 हजार हैं, तो आपका इस्तेमाल किया गया है जाति के वोट लेने के लिए? लोधियों का वोट तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 150 सीटों पर है, और जिसमें 100 सीटों पर तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से को छोड़ करके बाकी जगह पर ये संख्या बहुत ज़्यादा 50,000 को भी पार करके है। मैं लोधी जाति में पैदा हुई हूँ, और लोधी एक पिछड़ी जाति है, और पिछड़ी जातियों की बहुत बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने संन्यास लिया है, और संन्यास लेते समय मैंने अपना पिंडदान किया है। मैं जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, जात और जमात से ऊपर उठ करके गाय, गरीब और नारी की राजनीति कर रही हूँ। गरीब आदमी किसी भी वर्ग का होगा, उसके पेट में रोटी पड़नी चाहिए। महिला किसी भी वर्ग की होगी, उसके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कोई किसी भी वर्ग का होगा, उसको रोटी और रोजगार मिलना चाहिए, इज्जत के साथ में जीने का हक मिलना चाहिए। मैं राम और रोटी दोनों को मानती हूँ, मंडल और कमंडल दोनों को मानती हूँ। इसलिए मैं एक जाति विशेष में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं सारे गरीब वर्गों की भक्त हूँ, उनकी पुजारी हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उनके पेट में रोटी डालना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। उमा जी, आपने बात की मंडल की, कमंडल की, इसको लेकर बहुत सारे इल्जामात मेरे पास में हैं। आपने बात की आराम और रोटी की, इसको लेकर इल्जामात मेरे पास में हैं, और किस तरह की नीतियां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनाएगी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में उमा भारती पर जनता के मुकदमे का एक और। अगर कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति सरकार में होगा, या भ्रष्ट व्यक्ति एमएलए होगा, या भ्रष्ट व्यक्ति ऐसी पोजीशन में होगा, उसका आप डटकर विरोध करेंगी? विरोध ही नहीं करूंगी, उसको जेल भिजवा के रहूंगी, नहीं तो खुद गंगा में कूद जाऊंगी अगर ऐसा नहीं करते।